फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से एसएससी एमटीएस का क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास होगा वो सेट 4 का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हम एक पार्ट सेट 4 का कंप्लीट करा चुके हैं, क्योंकि देखिए हर सेट को हम 2 पार्ट में ही कंप्लीट करा रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन का हम ले रहे हैं और ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम इसके अप्रोच को देखते हैं। और देखिए अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, अगर कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो है कि हर सेट में सेम है, और क्योंकि ये सारा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं तो इसमें देखा जा रहा है कि हर क्वेश्चन में हर सेट में क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही है। तो अगर आप अब तो समय ज़्यादा रहा नहीं एग्जाम का, तो अब बेहतर होगा कि आप सेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, सेट प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ जो है कि आप वीडियो को भी देखते रहे, पैटर्न को समझते रहे। अगर कोई पैटर्न समझ में आपको नहीं आ रहा हो तो उससे आपको मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु पर 10% की छूट दिया जाता है तो 15% का लाभ हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 2300 रुपया है, तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो इसके लिए हर सेट में आपको हम बताते आ रहे हैं और इसमें भी आपको हम बताएंगे कि ये ट्रिक आप लगा लीजिए या फार्मूला कहिए। ठीक है, CP/MP मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 में से क्या कीजिए, डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दीजिए और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कुछ करना है। CP हमको दिया हुआ नहीं है, MP दिया हुआ है आपको 2300 और यहाँ पे 100 माइनस क्या करेंगे 10% और यहाँ पे 100 प्लस 15% कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा CP/2300 इज इक्वल टू 90/150। इसको ऐड कर देंगे तो हमको CP निकालना है, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 × 2300/115, यही होगा। अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से कट जाएगा, तो 5 से तो ये कट जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, और 5 तिहाई 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 18×5 90। अब यहाँ पे ये 100 से ये कट जाएगा, यानी कि CP हमारा कितना आ गया, CP हमारा आ गया 18 × 100 बराबर 1800। और यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत इजी है। और इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लंबा बन रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं इसको और छोटा करने का। कि देखिए कभी भी कोई मैथ छोटा कब होता है, जब हमको कैलकुलेशन आता है। जब कैलकुलेशन आएगा तो वो मैथ छोटा हो जाएगा और जल्दी बन जाएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो प्रोसेस में तो जाना ही पड़ेगा और आपका लंबा बन जाएगा। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में ही कर ले। माइंड में कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच है इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि A का 9.8 इज इक्वल टू B का 9.1 हो तो A/B क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। अब A का 9.8 का क्या मतलब होगा, A मतलब A और इंटू हो जाएगा, का मतलब गुना 9.8, या इसको हम 98/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, और B का 91/10 भी कर सकते हैं। देखिए 10 से ही तो 10 ऐसे ही चला गया। अगर हम करें अगर हम इस B को इधर लाएंगे तो यहाँ पर B हो जाएगा, और ये ऑलरेडी ऊपर 91 है और ये उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे तो 13×7 = 91 और ये हो जाएगा 14×7 = 98, यानी कि 13/14 आ जाएगा। जो A/B अगर ले तो क्या हो जाएगा 13/14 हो जाएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें देखते हैं कि क्या इसका ऑप्शन है। ऑप्शन में आपका 13/14 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 3200 है।
ठीक है, तो वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात। मान लीजिए अनुपातिक अंक x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 3200, ठीक है, यही दिया हुआ है 3200। क्योंकि स्क्वायर हम क्यों किए हैं, क्योंकि कह रहा था कि वर्गों का योग दिया हुआ है 3200, इसलिए सबका हम वर्ग करते चले गए, ठीक है, और x लगा दिए हैं हम रेशियो को हटाने के लिए। अब यहाँ पे होगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3200। अगर हम सबको जोड़ दे तो 16 और 9 25 25 50 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 3200, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 बटा 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 6 पचे 30 और 4 पचे 20, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 64, तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। और जब x का वैल्यू 8 आ गया तो हमको सभी संख्या निकाल देना था, तो एक संख्या है हमारा 3x, तो 3x में 3 गुने 8 बराबर हो जाएगा 24, और दूसरा हमारा नंबर है 4x, यानी कि 4 गुने 8 इज इक्वल टू 32, और तीसरा है 5x, यानी कि 5 गुने 8 बराबर 40, यानी कि ये हमारा नंबर आ गया कितना 24, 32 और 40। यही हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि 24, 32, 40 जो है कि ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा का औसत भार 40 किलोग्राम है, ठीक है, यदि एक 60 किलोग्राम भार वाले छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो नया औसतन भार 42 किलोग्राम हो जाता है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कुल छात्र जो है, मान लीजिए कि कुल छात्र x है, ठीक, इसमें भार दिया हुआ है 40 किलोग्राम, तो इसका कुल भार निकाल सकते हैं। तो कुल भार कितना हो जाएगा 40 गुने x, यानी कि 40x हो जाएगा। अब कहता है कि जो नया छात्र आ रहा है तो औसत कितना हो जा रहा है 42 किलोग्राम हो जा रहा है, ठीक है, तो नया भार निकाल दीजिए, नया भार तो 42 किलोग्राम हो गया, और ये हो गया x प्लस 1, एक छात्र आ रहा है तो ये हो गया 42x प्लस 42, ठीक है। तो अब जो है कि उसका कुल भार कितना दिया है, जो नया छात्र आ रहा है उसका भार दिया है 60 किलोग्राम, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि 42x प्लस 42, आप इसको माइनस कर दीजिए, जो पहले था 100, तो पहले वाला 40 किलोग्राम था, इसको माइनस कर देंगे तो ये अब हो गया है 60। अब क्या कर सकते हैं, 42x में से 40x माइनस करेंगे तो 2x, यहाँ प्लस 42 बराबर 60, यानी कि 2x बराबर 60 माइनस 42 करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। तो हमारा जो कुल छात्र कितना था, तो कुल छात्र की संख्या था 9, ठीक है, तो 9 हमारा कुल छात्र की संख्या था, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने बी को 60% की हानि पर एक कलम बेच दिया, ठीक है, और बी ने सी को 30% के लाभ पर कलम बेच दिया। यदि सी कलम के लिए 260 रुपए चुकाता है तो ए ने कितने में कलम खरीदी थी। तो चलिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ए बेच रहा है किसको, बी को, और बी बेच रहा है किसको, तो सी को। तो ए बेच रहा है बी को, तो कितना परसेंट 60% किस लॉस पर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अगर ए जो है कि 100 रुपया में कलम खरीदा था, अगर इसको ये बेचता है तो इसको कितना में मिलेगा 40 रुपया में मिलेगा, क्योंकि 60% के लॉस पर ये क्या हुआ कि बेच रहा है, ठीक है। 100 रुपया अगर मान लीजिए कलम का कीमत था, तो ए 60% के लॉस पे बेचा, तो बी को कितना में मिला 40 रुपया में मिला। लेकिन फिर कह रहा है कि बी जो है कि 30% के प्रॉफिट पर बेच रहा है किसको, सी को।
तो 40 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो इसको मिलेगा कितना में, 52 रुपया में। सी को कितना में मिलेगा, 52 रुपया में। तो अब देखिए कि जब सी को मिल रहा है 52 रुपया में, तो इसका जो कीमत हो जा रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 260 रुपया चुकाता है। कलम के लिए कितना चुकाता है, तो 260 रुपया चुकाता है। मान लीजिए ये सब माना हुआ चीज है, ये यूनिट में हम मान लेते हैं, ठीक है ना, ये माना हुआ चीज है। अब ये 52, मान लीजिए 52 यूनिट बराबर 260 रुपया है, तो हमको निकालना क्या है, ए को कितना पैसा लगा ना, तो 100 पर निकाल दीजिए। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 260 बटा 52 गुने 100, ठीक है। अभी हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको काट दे तो ये कटेगा कितना बार में, ये काट सकते हैं आप। तो चलिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25 1 26, 5 बार में कट गया। यानी कि 500 रुपया में कलम कौन खरीदा था, ए जो है कि 500 रुपया में कलम खरीदा था, और उसके बाद जो है कि बी को बेचा, फिर सी को बेचा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा अप्रोच था, और इस अप्रोच से जो है कि आपको निकाल देना था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसका अप्रोच। कहता है कि एक वस्तु को 462 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है, ठीक है। मतलब समझिए कि 462 रुपए में बेचता है तो 40% का लॉस हो जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए। अगर 40% का उसको अगर हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि 60% का वैल्यू कितना होगा, 464 दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है, ठीक है। तो 60% का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 462, हमको निकालना है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ मतलब 120% पर निकाल दीजिए। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 462 बटा 60 गुने 120। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 दूना 12 काट दीजिए, यानी कि 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1, 924 रुपया हो जाएगा। अगर उसको 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 924 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 800 को पहले 10% से बढ़ाया गया तथा उसे फिर से 20% बढ़ाया गया तो अंतिम मान क्या होगा। 800 रुपया को पहले 10% से बढ़ाया गया। अगर 800 रुपया है, ठीक है, तो 800 रुपया का अगर हम पहले क्या करते हैं कि 10% बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 800 प्लस 800 का 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि ये हमारा हो गया 880 रुपया, ठीक है। फिर इसी का मतलब 880 रुपया को फिर कितना बढ़ाया जा रहा है, फिर कह रहा है कि 20% इसको बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 20 बटा 100 कर दीजिए इसको। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 880 प्लस कितना हो जाएगा, 8 गुना 16, 8 गुना 16 1 17, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और 8 7 15 और 7 1 8 1 9 और 1 1056 रुपया हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर है आपका सी, 1056 ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर तीसरी संख्या जो होगा, थर्ड नंबर लिख लीजिए या तीसरी संख्या लिख लीजिए। तीसरी संख्या अगर मान लीजिए 100 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 80 और दूसरी संख्या हो जाएगा 75। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या में क्या है 20% कम है और दूसरी संख्या में 25% की कमी है। हमसे पूछ रहा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, क्या 80 बटा पहली संख्या दूसरी संख्या से निकालना है, तो
तो 75 गुने 100, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि हो गया 8 चौका 32, 320 बटा 3, 3 इकाई 3 हो गया, और बच गया 0 है तो 0 दे दीजिए, फिर हो जाएगा 6 तिहाई 18, फिर 6 6 आ जाएगा, मतलब 106.66 के करीब में आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 106.66, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि एक स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए इसका अप्रोच जो है कि बहुत आसान है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है दूरी धारा के अनुकूल चलता है तो 180 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 180 किलोमीटर दूरी हो गया, और चाल अनुकूल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हमारा नाव का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के चाल है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यही हो गया हमारा समय बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 बटा 45, और इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, 8 से कट जाना चाहिए, नहीं 8 से नहीं कटेगा, 4 से देखिए काट करके, 4 5 20 और 4 चौका 16 2 18, यानी कि 4 घंटा लगेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 40 किलोमीटर नाव का चाल था और 5 किलोमीटर धारा के चाल था। अनुकूल में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, कुल दूरी दिया हुआ था तो कुल दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, तो चाल को हम ऐड करके और इसको निकाल दिए। बहुत इजी था, निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 1000 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 500 मीटर लंबा पुल पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, सेम इसी पैटर्न पे आ गया। हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में क्या करते हैं, दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है कि रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 1000 मीटर और प्लस पुल की लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, जबकि चाल हमारा दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा दिया है तो 5 बटा 18 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि 1000 मतलब 1500, ये 18 को ऊपर भेज दीजिए और नीचे हो जाएगा हमारा 30 गुने 5, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये हो जाएगा 30 25 150, यहाँ पे 30 कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए और 10 30 इसको काट दीजिए, यानी कि 18 दहाई 180 सेकंड में क्या होगा, पार कर जाएगा। जबकि आंसर क्या दिया है, हाँ सेकंड में दिया है, तो 180 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं इसी पे। कहता है कि कितने समय में 18,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 22,500 हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में, टाइम निकालना है, जबकि यहाँ पे हमको दिया हुआ क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 18,000, ठीक है 18,000। रेट दिया हुआ है 5% और अमाउंट भी दिया हुआ है, कितना 22,500। तो हमको फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टाइम बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ये होता है फॉर्मूला, हमको चाहिए ब्याज, तो इसको माइनस कर लेंगे तो ब्याज निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही निकालने के लिए क्या करेंगे, 22,500 माइनस 18,000 कर देंगे तो हो जाएगा 4,500 आ जाएगा, ठीक है। 4,500 आ जाएगा हमारा क्या, ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे 4,500 गुने 100 बटा प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 18,000 और गुने रेट दिया है 5, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए
तो 9 बचे 45, 900 बार में ये 5 से कट जाएगा और ये काट दीजिए आप 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दीजिए और 9 दूना 18, 20 बार में ये कट जाएगा, 20 बचे 100 कट जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा 5 साल और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, क्योंकि आपको आना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रेट निकालना हो तो कौन सा लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब फार्मूला पता होना चाहिए। बस आपको चुटकी में ये इसका आंसर निकल जाएगा। ये इतना बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए, इतनी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल करके निकाल सकते थे। कुछ माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए, अब बच गया है लास्ट क्वेश्चन डीआई का। तो डीआई का क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, डीआई का क्वेश्चन हम कल जो है कि आपको केवल डीआई का ही क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 10-12 जो है कि केवल डीआई का ही, जो भी अभी तक जो सेट हुआ है उस सेट का जितने भी डीआई का क्वेश्चन है उसका हम एक ही वीडियो में आपको बना करके देंगे और उससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, बाय बाय।